नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी बीना सिंह। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर बढ़ रहा है आगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका करेगा अदा। पीएम मोदी ने देश की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन आज। राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने साधा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना। कहा, उत्तर और दक्षिण को बांटने की राजनीति से बाज आए विपक्ष। हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से किया इनकार। वाराणसी में व्यास तहखाने में पूजा रुकवाने हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को झटका। ज्ञानवापी में होती रहेगी पूजा, जगह संरक्षित करने के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 फरवरी को अगली सुनवाई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। यूसीसी समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी रिपोर्ट। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगेगी मोहर। बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने भारत राइस किया लॉन्च। फरवरी के दूसरे सप्ताह से 29 रुपए किलो के भाव से बिकेगा भारत राइस। सरकार ने चावल व्यापारियों को अगले शुक्रवार से स्टॉक का खुलासा करने के दिए निर्देश। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में भाग लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता के असीम प्रेम और समर्थन की वजह से तीसरी बार भी आएगी। पीएम ने कहा कि आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। मेरी पहली टर्म थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। और आप लोग तो मोबिलिटी की दुनिया है तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। और प्रधानमंत्री ने देश में मोबिलिटी सेक्टर में तेजी से विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। साल 2014 के पहले 10 सालों में भारत में 12 करोड़ के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है।
10 साल पहले भारत में साल भर में 2000 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही थी। वहीं अब भारत में करीब 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल बिक रही हैं। पिछले 10 साल में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 60% की वृद्धि हुई है। भारत में टू व्हीलर सेल्स भी 70% से ज्यादा बढ़ी है। अभी कल ही जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि जनवरी के महीने में कारों की बिक्री ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों से पिछले मध्यम वर्ग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही सरकार के प्रयासों से मध्यम वर्ग की आय भी बढ़ रही है। 14 से 20 साल का कालखंड जैसे एक प्रकार से अलग ही होता है, वैसा इनके जीवन में होता है। और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं जी। ये न्यू मिडिल क्लास, उसके एस्पिरेशंस, और दूसरी तरफ आज भारत में मिडिल क्लास का दायरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स भारत के मोबिलिटी सेक्टर को नई ऊंचाई देने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का अवलोकन भी किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी ये एक्सपो 3 फरवरी तक चलेगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो देश की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शनी है। एक्सपो में 50 से अधिक देशों के 800 से भी अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। यह एक्सपो मोबिलिटी क्षेत्र के विकास और उससे जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों से भी रूबरू करा रहा है। एक्सपो में 28 वाहन निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही ऑटो उपकरण बनाने वाली 600 से भी अधिक कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कहा कि 10 साल पहले तक भारत गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। देश कहां एक तरफ 10 साल पहले रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहा था, आज हर भारतवासी बड़ी उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ एक विकसित भारत बनाने में जुट गया है। पूरा विश्व भी आज भारत की तरफ देख रहा है, हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में मानता है। और आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन में जो भारत मंडपम में ही हुआ, उसमें जिस प्रकार से देशवासियों ने पूरी तरीके से लगकर G20 में भारत की प्राथमिकता को देखा, अब ये भारत रुकने वाला नहीं है, अब ये भारत तेज गति से आगे बढ़ने वाला भारत है। और अब अगली बड़ी खबर। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस के एक नेता द्वारा देश की विभाजनकारी शक्तियों जैसे बयान देने पर नेता सदन राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि वे इन विभाजनकारी बयानों को क्यों दे रहे हैं। क्या वो उत्तर और दक्षिण को बांटना चाहते हैं? नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहती है? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि भी देश स्वीकार नहीं करेगा।
मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की, और माफी मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। और लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी देश विभाजन को लेकर कांग्रेस के नेता के बयान पर सोनिया गांधी से कार्रवाई करने की मांग की। मैं सोनिया गांधी जी से मैं मांग करता हूं, वो माफी मांगना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और बार बार मैं आपको यही आग्रह करता हूं, ये जो शपथ लिया है, शपथ का उल्लंघन हुआ है। इसके कारण शपथ का उल्लंघन है। जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रचित संविधान के ऊपर हमने जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का अपमान किया है। एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर का भी अपमान किया है। और बजट सत्र के तीसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टेली कंसल्टेंसी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताया। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि टेली कंसल्टेंसी से देश के हर तबके को लाभ मिला है। जहां एक और मरीज के समय और पैसे की बचत होती है, तो वहीं मरीज के साथ जाने वाले तीमारदार को भी इसका लाभ मिलता है। हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ एफोर्डेबल हो, दरेक लास्ट माइल व्यक्ति तक हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए टेली कंसल्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हब और स्पोक के रूप में डेवलप किया है। यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो देश में 1,64,000 है, वो स्पोक के रूप में काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और एम्स वो हब के रूप में काम कर रहा है। एवरेज एक टेली कंसल्टेशन एक पेशेंट पर 914 रुपये की बचत हुई है। आज तक 20 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि 18,000 करोड़ से ज़्यादा बचत गरीब लोगों की जेब से हुई है। और आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत महिला सांसद हीना गावित ने की। भाजपा सांसद हीना गावित ने कहा कि मोदी सरकार में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कारण आने वाले समय में संसद में 33% महिलाएं होंगी। कांग्रेस को अपने शासनकाल में महिलाओं के लिए काम करने से कौन रोक रहा था, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष तो स्वयं महिला थीं। आज जमीन से लेके आसमान तक हर क्षेत्र में महिलाएं अपना झंडा लहरा रही है। यदि हम पॉलिटिकल बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आने वाले समय में महिलाओं का योगदान विमेन लेड डेवलपमेंट इस प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाया हुआ था और जिसके कारण आने वाले समय में इस सदन में हमें 33% महिला सांसद इस सदन में हमें दिखेगी। यह सभी कदम जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने उठाए हैं, ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महिला थी, हमेशा वो महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के लिए इस तरह नहीं सोचा। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान भाजपा के सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि आज हमारे देश में अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में चंद्रयान जैसे मिशन पूरी दुनिया के सामने भारत की क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं। देश सही दिशा में सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत सबसे तेज गति से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज टॉप 5 इकोनॉमी में हमारा भारत पहुंच चुका है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। साथ ही सफलता के साथ आदित्य मिशन को भी लॉन्च किया। और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को इस सदी का स्वर्णकाल बताया। वहीं उन्होंने लुटियंस जोन को काजल की कोठरी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री देश के पहले ऐसे नेता हैं जो 10 साल से
बिना कालिख लगे इस कोठरी में रह रहे हैं। जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे मोदी जी का ये 10 साल का कार्यकाल इस शताब्दी का स्वर्ण युग है। मैं पहली उपलब्धि अध्यक्ष महोदय ये बताना चाहूँगा योजनाओं से पहले कि ये लुटियन जोन है, ये काजल की कोठरी है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उस काजल की कोठरी में 10 साल से रह रहा है और ना कपड़े पे कालिख आई है ना चेहरे पर आई है। और अब आज की एक और बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे शिल्प कलाकारों ने हमारे देश की शिल्प कला को संजो कर रखा है। उन्होंने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की सराहना करते हुए कहा कि ये मेला कला प्रेमियों से जोड़ने का एक अच्छा मंच है। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पकार पटोला, रोगन चित्रकारी, टोंगालियान, शाल और कपड़े, बांधनी तथा संकड़ा फर्नीचर जैसी अनेक कलाओं को जीवंत रखते हैं। इन सभी कलाएं अनमोल है और इन कलाओं को आगे बढ़ाने की कलाकारों की मैं सराहना करती हूँ। आगे की खबरों में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के दक्षिण भारत के लिए अलग देश बनाने की आपत्तिजनक मांग पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि एक तरफ वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं उनके एक वरिष्ठ सांसद भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनके सांसद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं वो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है इसको डिसोन करते हुए। सोनिया गांधी भी खामोश हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब भी चुप हैं। ये लोग रोज हमारे प्रधानमंत्री को मन भर गालियां पढ़ते हैं कि तानाशाह हैं, चुनाव नहीं होने देंगे, क्या नहीं करेंगे, और रोज ये संविधान की दुहाई देते हैं, रोज। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को रांची में पीएमएलए अदालत ने 5 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सोरेन को 31 जनवरी को भूखंड के अवैध कब्जे और भूमि माफिया के साथ कथित संबंध से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से हाईकोर्ट जाने को कहा। ईडी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 घंटे की पूछताछ के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले सोरेन को ईडी की हिरासत में राज्यपाल से मिलकर सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस बीच ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि सोरेन के पास रांची में एक दूसरे से सटे 12 भूखंड हैं, जिनका माप कुल 8.5 एकड़ है। इन पर सोरेन का अवैध कब्जा है और वह उनका उपयोग करते हैं और उन्होंने यह जानकारी छिपा कर भी रखी थी। एजेंसी ने कहा कि ये भूखंड मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत अपराध की आय हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि वो झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार झारखंड के सभी वर्गों और समुदायों के लिए काम करेगी। झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा
प्रदेश के सभी वर्ग, सभी समुदाय के लिए हमारी काम जो पिछले जो हेमंत बाबू ने शुरू किया है उसको तेजी से पूरा करेंगे। और झारखंड भाजपा के नेता प्रतुल शाहदेव ने राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लेकर कहा है कि वो भले ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन राज्य का नियंत्रण तो सोरेन परिवार के हाथों में ही रहेगा। हेमंत सोरेन के 4 वर्षों का काला अध्याय था झारखंड में, वो दोहराया नहीं जाए। जो लूट खसोट हुई थी खनिज संपदा की, आर्मी लैंड तक को लूट लिया था इस सरकार के, पिछले सरकार के कार्यकाल में, वो दोहराया नहीं जाए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चंपाई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री बन गए हो, सत्ता के तार तो सोरेन परिवार के पास ही पीछे से, पर्दे के पीछे से होंगे। और चंपाई सोरेन इस प्रेशर को कितना झेल पाएंगे, ये देखने वाली बात है। अगली खबर, ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने पक्ष रखा, जिसका हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने विरोध किया। अब मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट से रोक नहीं लगने से तहखाने में दर्शन पूजन जारी रहेगा। अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष 17 जनवरी 2024 के आदेश को भी चुनौती देगा। जिला जज ने डीएम वाराणसी को इस आदेश से रिसीवर नियुक्त किया है। 17 जनवरी से डीएम वाराणसी रिसीवर नियुक्त हुए हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी है और डीएम वाराणसी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला जज वाराणसी के आदेश से व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। और वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में व्यास परिवार को जिला अदालत द्वारा पूजा करने का अधिकार दिया गया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की थी, जो कि खारिज हो गई है। अब उन्होंने उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का फैसला किया है। हम लोग गए थे अदालत में और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है, हाई कोर्ट में भी। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हमने तय किया है कि हम जो सदर जमहूरिया, जो मुल्क की आईनी सरबराह हैं, हम उनसे भी हमारा वक्त मुलाकात करेगा। आज की एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद कहा है कि हम सभी काफ़ी लंबे समय से ड्राफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे और आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे आगामी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही पारित होने के लिए रखेंगे। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे। अगली खबर, अनाज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कदमों का ऐलान किया है। चावल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने आम लोगों को सस्ती कीमत पर चावल उपलब्ध कराने के मकसद से भारत राइस की बिक्री शुरू करने का ऐलान किया है। ये चावल 29 रुपये किलो के भाव से बिकेगा, जो 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में उपलब्ध होगा। भारत चावल के तौर पर देश को सस्ता चावल उपलब्ध कराना आम लोगों को महंगाई से राहत के लिए सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है।
चावल का स्टॉक शुरू में किसानों की सहकारी संस्था नेफेड, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF और केंद्रीय भंडार जैसी एजेंसियों द्वारा खुदरा बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज पत्रकारों से बात कर नई दिल्ली में इस बारे में जानकारी दी। इसी के साथ आज के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।